हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। साथियों, उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी भी ठीक चल रही होगी। साथियों, आज से हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज है 26 जनवरी 2025। अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो जून में होने जा रहा है 2025 में, उसका टारगेट कर रहे हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको इस चैनल पे दसों यूनिट मिलेगा, एक एक करके वीडियो बनेगा। और आप विश्वास करिए कि पूरे यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा जैसे मैं बढ़ा दूंगा आपको। और आप इजीली अपने सब्जेक्ट में 75 प्लस करने में सक्षम हो पाइएगा अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं। मैं जीतन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम डेस्टिनेशन पे। सबसे पहले आज हम यूनिट 1 का एक टॉपिक है उदारवाद, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए साथियों, आपने जनरल बोलचाल की भाषा में सुना होगा कि उदारवाद, तुम्हारे पिताजी जो है या तुम्हारे पेरेंट्स जो है काफ़ी उदारवाद है, जो लिबरल है, या फिर मेरे पेरेंट्स जो है काफ़ी लिबरल है, आपके दोस्त बोलते हुए मिल जाएंगे। तो आखिर ये उदारवाद है क्या? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि उदारवाद का डेफिनेशन क्या है, उदारवाद है क्या, ऐसा क्यों बोला जाता है कि तुम्हारे पेरेंट्स काफ़ी लिबरल हैं, या जो वर्तमान गवर्नमेंट है वो उदारवाद को सपोर्ट कर रही है, इनफैक्ट पूंजीवाद को सपोर्ट कर रही है, इस तरीके से आखिर क्यों बोला जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिए साथियों, जहाँ भी आपको वाद दिखे या इज्म दिखे वो किसी विचारधारा की बात कर रहा है। जैसे उदारवाद में तो उदारवादी विचारधारा की बात कर रहा है, समाजवाद में समाजवादी विचारधारा की बात कर रहा है, मार्क्सवाद आए तो मार्क्सवादी विचारधारा की बात कर रहा है। इतना आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए, उदारवाद पे आने से पहले थोड़ा सा हम पीछे आपको लेके चलना चाहेंगे। जैसे आगे हम जब पढ़ेंगे थिंकर्स वाली यूनिट में, वेस्टर्न थिंकर्स पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम लॉक को, उसमें पढ़ेंगे हॉब्स को, उसमें पढ़ेंगे रूसो को। और ये तीनों थिंकर्स जो है एक थियरी देता है, हालांकि सबका अलग अलग थियरी है, पर ये तीनों थिंकर्स एक थियरी देता है, वो है कॉन्ट्रैक्ट थियरी। कॉन्ट्रैक्ट थियरी देता है, यानी कि राज्य कैसे बना, ये थियरी ये लोग बताते हैं। आप कल्पना करिए, क्या जब से मानव जीवन पृथ्वी पर है तभी से राज्य है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक समय ऐसा भी होगा जब मानव आदि मानव होगा, कोई स्टेट नहीं होगा, सब मानव शिकार करते होंगे, माइट इज राइट का रूल होगा। तो देखिए, उस टाइम का मानव कैसे होगा, ये थिंकर्स कल्पना करते हैं कि आखिर उस टाइम मानव के दिमाग में क्या चल रहा होगा, कैसे होगा, क्यों राज्य आ गया, क्यों पुलिस व्यवस्थाएं आ गई, क्यों प्रशासनिक व्यवस्था ये सब सारी ये आने लगी। इसके बारे में ये जो थिंकर्स है ये अपने अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। यहाँ हमको इनको नहीं पढ़ना है, यहाँ हमको उदारवाद को पढ़ना है। तो देखिए, इन लोगों का केवल रेफरेंस लेना है मुझे। देखिए, उदारवाद की जब हम बात करते हैं, उदारवाद का मतलब हुआ कि एक टाइम पे, जैसे मैं अभी बोला था कि मानव का अपना अपना रूल था, पर लॉक एक विचारक है, जॉन लॉक जिसका नाम है, वो 17वीं शताब्दी में आता है। 1632 में उसका जन्म होता है, 1704 तक उसका मृत्यु हो जाता है। 17वीं शताब्दी में जो लॉक आता है, तो लॉक ने उसी टाइम पे, बात करता हूँ साथियों, थोड़ा सा मैं आपको, क्योंकि देखिए मैं तो सारी चीज़ें मुझे पता है तो मैं रेफरेंस देते रहूँगा, पर आप इस चीज़ों को ध्यान रखिए कि आखिर मैं रेफरेंस कोई ना कोई रीजन से ही दे रहा हूँ। 17वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन में एक वार हो रहा था, वहाँ के पार्लियामेंट से वहाँ के राजशाही में, यानी कि राजशाही व्यवस्था अच्छा है या पार्लियामेंट व्यवस्था है, जो पार्लियामेंट्री व्यवस्था है वो अच्छा है। तो हालांकि लास्ट में जीता वहाँ की पार्लियामेंट्री व्यवस्था की, तब वहाँ पे पार्लियामेंट्री व्यवस्था आ गई थी। परंतु एक वार था कि राजशाही व्यवस्था अच्छा है या फिर, उसी टाइम पे ये लॉक जो है जन्म लेता है। और लॉक ने देखा कि बड़ा ही सिंपल तरीके से, बिना खूनी कोई आंदोलन किए, बिना हिंसात्मक आंदोलन किए, ब्रिटेन में जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू हो जाता है, यानी कि वहाँ पे डेमोक्रेसी की स्थापना हो जाती है। तब लॉक ने विचार दिया कि देखिए, मानव जो है शुरुआत में स्टेट कैसे आता है, तो मानव जो है चिंतनशील प्राणी है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आता है ये उदारवाद का परिभाषा। उदारवाद जो कहता है कि मानव जो है वो चिंतनशील प्राणी है, वो अपना अच्छा और बुरा सोच सकता है, इस पर किसी भी विचार को थोपने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि राजा जो था वो अपना विचार प्रजा पे थोपे, मानव पे थोपे, ये अच्छी चीज़ नहीं है। मानव को अधिकार अधिकार है कि वो जैसे चाहे वैसे रहे, क्योंकि वो चिंतनशील प्राणी है। उदारवाद यही कहता है। बेसिक टर्म आप समझिएगा, उदारवाद जो है मानव को चिंतनशील मानता है। वो मानता है कि मानव अपना गुड और बैड जानता है, और वो अपने तरीके से डिसीजन ले सकता है, उसको खुला छोड़ दिया जाए, उस पर किसी तरह से कोई पाबंदी न लगाया जाए। उदारवाद यही कहता है। सिंपल शब्दों में उदारवाद जो है मानव को अधिकार देने की बात करता है, मानव को सोचने वाला प्राणी मानता है,
वहीं देखिए जब हम हॉब्स को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मानव जो है स्वार्थी था, हम हमेशा से स्वार्थी रहा, पर यहाँ पे मानव को ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, हॉब्स बोलता है, जबकि लॉक बोलता है कि नहीं, मानव चिंतनशील प्राणी है, उसको खुला छोड़ दो। उदारवाद भी यही मानता है, व्यक्ति को आज़ादी देने की बात करता है, मानव को चिंतनशील मानता है। ये हुआ उदारवाद की परिभाषा। आगे साथियों देखते हैं, आगे ये है कि उदारवाद की विकास और उत्पत्ति की बात जैसे, तो उदारवाद जो है वो 17वीं शताब्दी में आ चुका था। उदारवाद जो है वो 17वीं सॉरी हाँ, एक चीज़ और थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करना चाहे कि जैसे कि आप मेडाइवल हिस्ट्री पढ़े होइएगा तो वहाँ पे राजशाही व्यवस्था थी। राजशाही व्यवस्था में राजनीतिक स्तर पर राजशाही व्यवस्था में राजा ही तीनों कार्य किया करते थे, यानी कि न्यायपालिका के भी कार्य राजा ही करेंगे, कार्यपालिका का कार्य भी राजा करेंगे, और विधायिका का कार्य भी राजा ही करेंगे। तो इस तरह से जो राजशाही व्यवस्था में तीनों कार्य जो था वो राजा ही करते थे। पर हाँ, जिस तरह से आज देखे होइए कि सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, फिर जिला लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रखा जाता है, जो कर वसूल के टैक्स को जैसे टैक्स वसूल कर गवर्नमेंट को देती है, जैसे गवर्नमेंट चलती है, इसी तरह से उस टाइम पे भी राजा ने कुछ सामंत नियुक्त किए हुए थे। कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में एक एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता था, और वो क्या करता था, वो जनता से टैक्स वसूलता था, जो भी टैक्स उस समय दिया जाता था, अनाज हो जो भी हो, वो वसूलता था और राजा को दिया करता था। ये एक टाइम आया कि ये जो है ये सामंत जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली हो गए, और कहीं कहीं तो ऐसा देखा गया, जब मेडाइवल हिस्ट्री को पढ़िएगा तो वहाँ पे कभी कभी कहीं कहीं तो ऐसा देखा गया कि ये खुद को एक क्षेत्र को अपना राज्य घोषित कर दिए और ये राजा बन बैठे थे। हालांकि उस पर हम नहीं जाएंगे, बस आप इतना याद रखिए कि 15 सेंचुरी के आसपास राजशाही व्यवस्था थी, और सामंतवादी व्यवस्था सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक व्यवस्था राजशाही व्यवस्था राजनीतिक स्तर पे थी। 17वीं सेंचुरी आता है, लॉक जन्म लेता है, और 17वीं सेंचुरी में जो है वो, जब ये लॉक अपना कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देता है, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की तरह तहत बोलता है कि मानव जो है चिंतनशील है, उसको लिबर्टी देना चाहिए, आज़ादी देना चाहिए, फ्रीडम देना चाहिए, तब जो है उदारवाद का जन्म होता है। उदारवाद का जनक लॉक को ही मानते साथियों। ये यूजीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए बीच बीच में मैं यही बोलते रहूँगा कि यहाँ यूजीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। विकास की बात करें तो ये पॉपुलर होता है 18वीं और 19वीं शताब्दी में। उदारवाद जो है पूरी तरीके से पॉपुलर हो जाता है। 3 थिंकर्स का आपका नाम याद रखना होगा जो शुरू में उदारवाद के बहुत बड़ा प्रवक्ता माने जाते हैं। लॉक जो जनक माना जाता है। मॉन्टेस्क्यू ने 3 थ्योरी दिया, जैसे अभी मैं बोल रहा था कि राजशाही व्यवस्था में राजा था, वो विधायिका का भी कार्य करता था, कार्यपालिका का भी कार्य करता था, और न्यायपालिका भी का भी कार्य करता था। तो थिंकर्स ये मॉन्टेस्क्यू ने एक अपनी किताब लिखा, और किताब में लिखते हैं, ये किताब का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉ। ये 1748 में बुक मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया था, और इसमें ये सेपरेशन ऑफ पावर की थियरी देते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर की थियरी क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर का थियरी में इन्होंने बताया कि नहीं, राजा जो है ये तीनों कार्य जो ऊपर कर रहा था, न्यायपालिका का, विधायिका का और कार्यपालिका का, ये गलत है। ये 3 अंग होना चाहिए सरकार का, और ये 3 अंग अलग अलग अपने अपने क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, यानी कि न्यायपालिका का कार्य न्यायपालिका करे, न्याय का कार्य न्यायपालिका करे, विधायक बनाने का कार्य जो विधायिका करेगी, और जो है कार्यपालिका का कार्य जो है वो कार्यपालिका करे, विधि को लागू करने का कार्य जो है वो कार्यपालिका करे। इसी को सेपरेशन ऑफ पावर का थियरी बोलते हैं। और किस किताब में दिया गया था ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये यूजीसी में पूछा हुआ है। द स्पिरिट ऑफ लॉ किसकी बुक है? तो मॉन्टेस्क्यू की बुक है। वॉल्टेयर भी एक थिंकर्स है जिन्होंने उदारवाद का सपोर्ट करते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया उदारवाद का विकास, उदारवाद का डेफिनेशन और उदारवाद की उत्पत्ति के बारे में हमने बात किया। आगे बात करते हैं उदारवाद का कोर थीम्स क्या है। उदारवाद के बारे में अभी जैसे आपको बोला मैंने कि लॉक जो है वो बोलता है, जब हम लॉक को पढ़ेंगे तो और अच्छे से देखेंगे, उदारवाद जनरली ये बोलता है कि मानव जो है वो चिंतनशील प्राणी है, उसको आज़ादी दिया जाए, वो अपना अच्छा और बुरा तय करेगा। तो कोर थीम में देखिए साथियों, उदारवाद का कोर जो थीम है, उदारवाद किस चीज़ का सपोर्ट करता है? सबसे पहले व्यक्तिवाद का सपोर्ट करता है, जैसे अभी मैं बोला, इंडिविजुअलिज्म की सपोर्ट करता है, इंडिविजुअल राइट की सपोर्ट करता है, यानी कि व्यक्तिवाद की सपोर्ट करता है, व्यक्ति को चिंतनशील मानता है, व्यक्ति को अधिकार देने की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करता है, संविधानवाद की बात करता है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है, यानी कि राजशाही का सपोर्ट नहीं करता है, राजशाही में राजा जो नियम बनाता है उसका सपोर्ट नहीं करता, कहता है कि विधि का रूल ऑफ लॉ, यानी कि विधि का शासन होगा, विधि के द्वारा तय किया जाएगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, विधि के समक्ष सभी लोग समान होंगे, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ की बात करता है। तीसरा सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, यानी कि ये तीनों, न्यायपालिका, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर जो है, ये तीनों जो अंग है सरकार का, ये अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना कार्य करेगी, कोई किसी के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
ये सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना हो, लिमिटेड गवर्नमेंट की जो मैं बात बोलता हूँ, क्योंकि अभी जब हम इसका टाइप देखेंगे, लिबरलिज्म का टाइप देखेंगे, तो उसमें आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है यानी कि सरकार की शक्तियों को सीमित किया जाए, सरकार की शक्तियों को सीमित किया जाए, सरकार मानव के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करे, बाजार को खुला छोड़ दे। ये आगे हम अगला पॉइंट है ये। अब ये लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है यानी कि शासन केवल लोगों को सहायता के लिए होनी चाहिए, ना कि लोगों को दबाने के लिए होनी चाहिए। सरकार जो है लोगों की सहायता के लिए, लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए, लोगों के जो जीवन में कठिनाइयाँ आ रही है प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए होना चाहिए, न कि इसलिए कि लोगों के जीवन पर अपना विचारधारा थोपे, लोगों के राइट्स के साथ खिलवाड़ करे। इस सब के लिए सरकार नहीं होनी चाहिए। सरकार को एक लिमिटेड कार्य दिया गया है और सरकार उतना ही काम करेगी। जब हम लॉ को पढ़ेंगे तो देखेंगे साथियों कौन कौन सा कार्य सरकार को दिया गया है और कौन कौन सा कार्य मानव के जीवन में हस्तक्षेप करने से रोका गया है। तो अभी आपको इतना ध्यान रखना कि उदारवाद जो विचार है, उदारवादी विचार जो है वो लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है। अब इसमें भी शास्त्रीय उदारवाद इसकी बात करता है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो नव उदारवाद जो है या फिर सकारात्मक उदारवाद है वो कुछ और बात करेगा। अभी हम देखेंगे टाइप में। अभी यहाँ ध्यान रखिए कि ये कोर थीम्स जो है इसका लिबरलिज्म का कोर थीम्स जो है लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है, राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है, यानी कि मानव के पास जो प्रॉपर्टी है उस पर मानव का हक है, सरकार उसको ले नहीं सकती है, सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। मानव जो है अपने परिश्रम से जो कमाया है, अपने हार्ड वर्किंग से जो कमाया है, उस पर मानव का अधिकार है। राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है। लेस स्फेयर की बात करता है साथियों। लेस स्फेयर में ये है कि सरकार का कार्य जो है विधि बनाना, जैसे अभी बता रहे थे, विधि बनाना है, विधि को लागू करना है, समाज में एक व्यवस्था है उसको बनाए रखने का है, न कि समाज की व्यवस्था में भी समाज की व्यवस्था में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक करने की है, न कि मार्केट को कंट्रोल करने की। क्योंकि लेस स्फेयर का थियरी यही करता है कि मार्केट को फ्री छोड़ दो। मार्केट को फ्री छोड़ दो इन द सेंस साथियों देखिए, मार्केट को फ्री छोड़ने का मतलब ये हुआ कि मार्केट में कंपटीशन को लाने दो, कंपटीशन होने दो, आप उसमें हस्तक्षेप ना करो। जैसे अभी आप देखिएगा हम 1947 में आज़ाद होते हैं, 1947 में आज़ाद होते हैं और यहाँ से लेकर के 91 तक जब हम एलपीजी को अपनाते हैं, जो ये सब आगे साथियों पढ़ेंगे, आप अभी ध्यान रखिए कि एलपीजी को जब हम अपनाते हैं तब तक इस बीच में हमारा जो झुकाव था वो समाजवाद की तरफ काफ़ी था। और समाजवाद में क्या है, समाजवाद में सरकार डिसाइड करेगी कि मार्केट में क्या बिकेगा, मार्केट में क्या प्रोड्यूस होगा, कंपनियां कितना प्रोडक्शन करेगी, कंपनियां क्या क्या प्रोडक्शन कर सकती हैं। हर चीज़ के लिए आपको लाइसेंस लेना होगा। आप किसी चीज़ का कितना आयात कर सकते हैं, कितना निर्यात कर सकते हैं, कोई भी कंपनी क्यों ना हो, उस पर समाजवाद में यही होता है कि सारी की सारी चीज़ों को कौन डिसाइड करेगा, तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। फिर 1991 में बीओपी संकट आता है और तब हम एलपीजी को अपनाते हैं। तब हम मार्केट को फ्री छोड़ते हैं, यानी कि अब हमारा झुकाव जो है वो मिक्स इकोनॉमी से होकर के ज़्यादातर पूंजीवाद की तरफ हुआ है। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम ये देखेंगे कि लेसेस फेयर का थियरी करता क्या है, जो उदारवाद का कोर थीम्स है लेसेस फेयर, उसमें ये होता है कि मार्केट को आप फ्री छोड़ दो, मार्केट में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगी किसी भी तरीके से, मार्केट में कंपटीशन होने दो, मार्केट को फ्री छोड़ दो। डेमोक्रेसी की बात करता है साथियों। डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप की बात नहीं करता है, राजशाही तानाशाही किसी की बात नहीं करता है, ये केवल डेमोक्रेसी की बात करता है। क्या, उदारवाद। उदारवाद, अब देखिए हम ये देख लिए, उदारवाद की परिभाषा देख लिए, उदारवाद की उत्पत्ति उसका विकास देख लिए, उदारवाद के कोर थीम्स देख लिए। अब हम इसकी बात करते हैं टाइप्स के बारे में। साथियों ये अपना नोट्स आप बनाइएगा और साथ ही जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप अपने नोट्स में मेंशन करिएगा, जो उसमें से आपको जो चीज़ें ऐसी है जो आप भूल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म की बात करते हैं हम। टाइप ऑफ लिबरलिज्म, पहला जो टाइप है देखिए शास्त्रीय या नकारात्मक उदारवाद जिसको बोलते हैं। ये शुरुआती अभी जो मैं बात कर रहा था, इसकी विशेषता क्या है साथियों, शास्त्रीय या नकारात्मक उदारवाद क्या है, तो इसकी विशेषता ये, हाँ, तो नकारात्मक उदारवाद की विशेषता की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो इसकी विशेषता ये है, जैसे अभी मैं ऊपर बोल रहा था, ये सारा इसी की विशेषता है। क्योंकि जब शुरू शुरू में उदारवाद आता है उसी को शास्त्रीय उदारवाद बोलते हैं और उसमें ये विशेषता है, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करेगा, मार्केट पे कंट्रोल ना करने की बात करेगा, फ्री मार्केट की बात करेगा, रूल ऑफ लॉ की बात करेगा। इस तरीके से ये नकारात्मक उदारवाद वही है जो लॉ का दिया हुआ है, शुरू शुरू में जो दिया गया था, और नकारात्मक उदारवाद ही ये ऊपर अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे ये था, इसकी विशेषता यही है। आगे देखिए, इसके कुछ थिंकर्स है जिसको आपको बहुत ही मैं शक्ति से बोल रहा हूँ कि आपको इसको याद करना ही होगा, क्योंकि ये बहुत बार पूछा हुआ है कि इसमें कौन से थिंकर्स है वो नकारात्मक उदारवाद या शास्त्रीय उदारवाद से बिलोंग करते हैं, तो आपको इसको याद करना होगा। ये आप VVI पे लगा के रखो, क्योंकि देखिए साथियों, मैं वहीं अगर आप इतना याद रखते हैं तो आप इजीली 75 क्वेश्चन 100 में कर पाइएगा पॉलिटिकल साइंस में, ये मेरा वादा रहा। शास्त्रीय उदारवाद के थिंकर्स जो है देखिए, जॉन लॉक है, मॉन्टेस्क्यू है, वाल्टेयर है, एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ ही है जो ये
लेसेस फेयर की बात करता है साथियों। थॉमस पेन है, थॉमस जेफरसन है, डेविड रिकार्डो है, टॉकविले है इत्यादि जो है, ये सब जो है वो नकारात्मक उदारवाद से संबंधित रखते हैं। और नकारात्मक उदारवाद जो है 17 से 19वीं शताब्दी तक ये फेमस रहा था। इसके बाद से एक और चीज़ आता है, उसमें बदलाव क्या होता है साथियों। आपने कभी ऐसा हुआ तो आप जैसे आप पढ़े होइएगा, मास्टर्स करके ही आप यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे होगे तो आप पढ़े होइएगा कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य के बारे में आपने सुना होगा। अगर नहीं तो आज जान लीजिए कल्याणकारी राज्य क्या होता है। कल्याणकारी राज्य ये होता है जो जनता के जीवन को आसान करने के लिए बहुत सारे कार्य जो है वो करता है। जैसे शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इस तरह मेडिकल फ्री कर देना, मेडिसिन जो 5 लाख तक का भी जो इंश्योरेंस दे रही है गवर्नमेंट, वो आप मान लें, फ्री शिक्षा दे रही है, फ्री अनाज दे रही है, ये सब आपको, ये कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं हैं। कल्याणकारी राज्य का मतलब लोगों के कल्याण के लिए जो कार्य कर रहा है। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है साथियों, जैसे आप देख पा रहे हैं कि उदारवाद का जन्म इसीलिए होता है कि राज्य को कंट्रोल न करे मार्केट पे, राज्य कंट्रोल जो है वो मार्केट पे न करे। पर यहाँ क्या होता है, राज्य जो व्यक्ति के जीवन पे कंट्रोल ना करे, अधिकार दे, उनको फ्री छोड़ दे, क्योंकि वो अपना गुड और बैड जानते हैं। पर यहाँ देखिए राज्य जो है फिर से ताकतवर होने लगा। यहाँ पे राज्य को लिमिटेड गवर्नमेंट की बात होता है ऊपर नकारात्मक उदारवाद में। पर सकारात्मक उदारवाद के देखिए, आधुनिक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद, सामाजिक या कल्याणवाद उदारवाद के बारे में जो 19वीं से 20वीं शताब्दी तक फेमस होता है। इसकी विशेषता ये है, और विशेषता है इसकी आलोचना का कारण बन जाता है साथियों। विशेषता ये है कि इसमें जो है ये इसके विचारक जो है वो मानते हैं कि नहीं, राज्य को पूरी तरीके से लिमिटेड करना गलत हो जाएगा। राज्य को कुछ कार्य करना होगा, जैसे हेल्थ के बारे में, हेल्थ के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। चलिए, इन लोगों को जो विचार दे रहे थे, इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि राज्य इसका सहारा लेके कभी इतना ताकतवर भी हो जाएगा कि लोगों की प्राइवेसी में भी दखल देने लगेगा। आज वहीं हो रहा है साथियों। आप देख पा रहे हो कि जैसे कि हमारा व्हाट्सएप का मैसेज ये भी पढ़ा जाता है, सरकार पढ़ रही है। हम जो कॉल करते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग भी सरकार के पास रिकॉर्ड रहता है। तो आज अब प्राइवेसी के नाम पे कुछ बचा नहीं है। सरकार आज ताकतवर हो रही है कल्याणकारी कार्यों के नाम पे। और यही उदारवाद, जो सकारात्मक उदारवाद है, इन्होंने माना था चलिए कुछ कार्य आप, ताकि समाज में समानता ला सके, इसलिए आप सरकार ने ये इस विचार के मानने वाले जो लोग हैं उन्होंने ये सोचा कि सकारात्मक उदारवाद देते समय जो थियोरी दिया था इन्होंने, उसमें ये सोचा गया था कि चलिए कुछ कार्य को करते, जैसे हेल्थ के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ कार्य को आपको सरकार को किया जाना चाहिए, कुछ कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहिए। पर इसी का सहारा लेके राज्य आज हर क्षेत्र में आपको देखिए हस्तक्षेप करने लगे हैं। तो ये सकारात्मक उदारवाद यही हुआ कि इसमें राज्य जो है ताकतवर हो रही है, राज्य जो है हस्तक्षेप कर रही है। नकारात्मक उदारवाद में लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है, बाकी सारी लगभग विशेषताएं सेम है, बस यही एक डिफरेंस है। इसके विचारक जो है टी एच ग्रीन है, हाउस है, जे ए हॉब्सन है, जॉन रॉल्स है, किन्स है। हाँ, इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करता है साथियों। जैसे ऊपर हमने अभी देखा था एडम स्मिथ, जैसे फ्री इकोनॉमी की लेसेस फेयर की बात करता है कि मार्केट को फ्री छोड़ दिया जाए, लेसेस फेयर मार्केट को फ्री छोड़ दिया जाए। यहाँ कहता है कि नहीं, आप ऐसा करो कि कुछ चीज़ों को तो आप फ्री छोड़ो, पर कुछ चीज़ों में हस्तक्षेप करो। जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे हस्तक्षेप करो, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे फ्री छोड़ दो। ये किन्स बात करता है। रोनाल्ड डार्किन से, ये रोनाल्ड डार्किन इत्यादि जो विचारक है ये इस विचारधारा को मानते हैं। आपको ये चीज़ें आपको अपने कॉपी पर नोट कर लेनी है और इसको याद रखना होगा साथियों, क्योंकि ये यूजीसी में कई बार पूछा हुआ है। टी एच ग्रीन, हाउस, ये सब जो है, जॉन रॉल्स, हालांकि सबको लगभग रॉल्स को भी आगे जाकर हमको पढ़ना है एक थिंकर्स के रूप में। पर अभी आप इतना जानिए कि यहाँ पे ये लोग सकारात्मक उदारवाद के सपोर्टर्स हैं। अगला टाइप जो है, इसका अगला टाइप जो है साथियों वो है नव उदारवाद। नव उदारवाद के जनक जो है रॉबर्ट नौजी को माना जाता है। इसमें कुछ थिंकर्स हैं, फ्रीडमैन है, लुडविग वान फ्रेडरिक हेयक है, मिल्टन फ्रीडमैन है, ये सब जो थिंकर्स है। हालांकि कई बार पूछा हुआ है साथियों कि नव उदारवाद के थिंकर्स कौन कौन। ये तीनों जो थिंकर्स जो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, इसको आपको एनी हाउ याद रखना होगा। ये जो फेमस होता है 20 एंड 21st सेंचुरी में फेमस होता है। न्यू लिबरलिज्म क्या कहता है साथियों, देखिए, पहला जो शास्त्रीय उदारवाद है वो कह रहा है कि लिमिटेड गवर्नमेंट, मार्केट को फ्री छोड़ दो, मार्केट को फ्री छोड़ दो। दूसरा क्या कह रहा है कि नहीं, सरकार को थोड़ी शक्ति दे दो, सरकार को थोड़ी सी शक्ति दे दो, और मार्केट में थोड़ा हस्तक्षेप करो, सरकार को मार्केट में भी थोड़ा हस्तक्षेप करना चाहिए। ये दूसरा कहता है। नियो लिबरलिज्म क्या कहता है, नव उदारवाद क्या कहता है, नहीं ये तो सब ठीक है, पर एक काम और करो कि मार्केट को प्रमोट भी करो,
न कि केवल हस्तक्षेप करो, मार्केट को आपको प्रमोट भी करना, सरकार को मार्केट को प्रमोट भी करना चाहिए। ये थोड़ा सा और राज्य को शक्ति देने की बात करता है न्यू लिबरलिज्म। अब देखिए, ये तो हुआ तीनों का प्रकार हो गया, तीनों का थिंकर्स देख लिए। नव उदारवाद के बारे में देखिए साथी, एक टॉपिक के बारे में ही पढ़ना है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आप इतना समझिए कि ये प्रकार है उदारवाद, इसको आगे जाके नव उदारवाद, क्योंकि रॉबर्ट नॉजी को पढ़ना है। जब हम रॉबर्ट नॉजी को तब पढ़ेंगे जब हम रॉल्स को पढ़ेंगे, इसीलिए इसको आगे हम देखेंगे। आप देखिए साथियों, इस पर कुछ थिंकर्स है जो कमेंट करते हैं, और ये कई बार पूछा हुआ है कि ये जो सेंटेंस जो है किसने कहा है और कब कहा है, सॉरी कब कहा है तो नहीं, किसने कहा है, ये दे देता है यूजीसी, कुछ सेंटेंस दे देता है और पूछता है किसके द्वारा कहा गया है, कथन, निम्नलिखित कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है। तो ये जेएस मिल है, जेएस मिल जो है ये भी उदारवाद का सपोर्टर है। जेएस मिल भी उदारवाद का सपोर्टर है और कहता है कि अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपने मन के ऊपर व्यक्ति संप्रभु है, यानी कि व्यक्ति की आज़ादी की बात करता है। इस पे व्यक्ति संप्रभु है और स्टेट को इस पे कंट्रोल नहीं करना चाहिए, ये कह रहा है। इसका मतलब यही हुआ, जेएस मिल द्वारा कहा गया कथन है। इसी तरह से वॉल्टेयर जी से, वॉल्टेयर कहता है कि जो आप कहते हैं उसे मुझे घृणा है। ये देखिए कितना बड़ा सपोर्टर है उदारवाद का, जो आप कहते हैं उसे मुझे घृणा है, लेकिन मैं मृत्यु तक आपके बोलने के अधिकार का बचाव करते रहूँगा। मैं मृत्यु तक आपके बोलने का अधिकार का बचाव करते रहूँगा, यानी कि आपकी जो राइट्स है उसकी मैं रक्षा करते रहूँगा, बोलने का जो अधिकार है उसका मैं रक्षा करते रहूँगा, उसका मैं सपोर्ट करते रहूँगा। जो आप बोलते हैं उसे मुझे घृणा है। यही बात उदारवाद देखिए, उदारवाद देखिए और चीज़ कहता है साथियों कि अगर 100 पीपल्स हैं, 100 में 99 एक तरफ है, अगर एक तरफ है तो इसके बातों को भी सुनना चाहिए, इसके बातों को भी समझना चाहिए और उस पर भी विचार करना चाहिए, ताकि, क्योंकि उसका भी अधिकार है। तो यही बोल रहा है कि जो आप बोलते हैं उसे मुझे घृणा है, लेकिन मैं मृत्यु तक आपके बोलने का बचाव करते रहूँगा। अगला देखते हैं साथियों, हाँ, एक सीबी मैकफर्सन है। सीबी मैकफर्सन जो है ये उदारवाद के आलोचक रहे हैं और इन्होंने कहा कि उदारवाद जो है केवल अपने बारे में सोचता है, समाज के बारे में नहीं सोचता है। यानी कि अगर आप व्यक्ति को आज़ादी दोगे तो अपने बारे में गुड बैड सोचिएगा, ना कि किसी और के आज़ादी के बारे में सोचेगा, किसी और के राइट्स के बारे में सोचेगा। ये इनका कहना है, मेरा कहना नहीं। उदारवाद प्रारंभिक में व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, समाज के बारे में नहीं सोचता है। ये आलोचक है और इसीलिए इन्होंने पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ साथियों, ये उदारवाद को पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म कहते हैं, स्वामीगत व्यक्तिवाद कहते हैं। और जो मैं आपको बोल रहा था कि मैं बाद में ये भी डिस्कस करूँगा कि पॉलिटिकल साइंस का कुछ पीवाईक्यू के बारे में भी देखूँगा। तो पीवाईक्यू का मतलब यही है कि जो मैं आपको बार बार बोला हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, यही पीवाईक्यू है। इसको 2-3 बार साथियों पूछा हुआ है कि स्वामीगत व्यक्तिवाद किसने का जो बोला है वो किसने बोला है, तो सीबी मैकफर्सन ने बोला है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म किसने बोला उदारवाद के बारे में, तो सीबी मैकफर्सन ने बोला है। थोड़ा सा बेसिक चीज़ें और भी है उदारवाद के बारे में साथियों, और उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए उदारवाद की बात अगर हम जब हम पढ़ेंगे, पूंजीवाद समाजवाद को भी पढ़ना है हमको, तो वहाँ पे भी देखेंगे कुछ चीज़ें। हाँ, क्योंकि हमेशा रहेगा जब भी थिंकर्स के बारे में, जैसे हम जेएस मिल को पढ़ेंगे, आपको लॉक को पढ़ेंगे, तो वहाँ भी देखेंगे कि उदारवाद, जेएस मिल जो है, सॉरी लॉक जो है उदारवादी है, तो फिर वहाँ भी उदारवाद के बारे में चर्चा हम करेंगे। इसी तरह से हम जब आगे भी इंडियन थिंकर्स को पढ़ेंगे, वहाँ भी उदारवाद को देखेंगे। हर जगह आपको उदारवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, मार्क्सवाद देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए, अगर कोई उदारवादी है, ये जो है देखिए, जैसे कि यथार्थवादी जो है, यथार्थवादी वो शक्ति की बात करते हैं। मार्गेंथाउ को जो हम पढ़ेंगे आगे, यथार्थवाद को पढ़ेंगे तो मार्गेंथाउ को पढ़ेंगे, वो शक्ति की बात करते हैं। बोलते हैं कि शक्ति ही प्रत्यक्ष रूप से जो भी है वर्ल्ड में, वो शक्ति है। जो शक्तिशाली राज्य है वो जो चाहे वो कर सकते हैं। कोई भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि यूएनओ हो गया, यूएनओ को भी पढ़ना है, यूएनओ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, या फिर और भी जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी काम का नहीं है। वो सब केवल दिखावटी है, ये कुछ रोक नहीं पाता है। और आज के जीवन में साथियों, आज के जो समय है, इसमें दिखता भी है। क्योंकि देखिए, रसिया को यूक्रेन पे अटैक करना था, कर दिया। जो भी जिसको करना होता है वो कर लेता है। यूएनओ केवल बोल सकता है, मुझे नहीं लगता कि बहुत इसका, हालांकि देखिए उदारवाद की दृष्टि से देखिएगा तो आपको ये है कि आपको इसको मानना पड़ेगा। यही मैं समझाना चाह रहा था कि यथार्थवादी ये सब नहीं मानते, ये सब ढोंग मानते हैं कि ये सब वर्ल्ड को एक विकासशील देश है उसको फुसलाने का एक जरिया है और कुछ नहीं है। पर उदारवादी की बात करते हैं हम, अगर उदारवादी की बात करते हैं तो उदारवादी जो है ये सारे
संस्थानों को मानते हैं, जितने भी संस्था है उसको मानते हैं, यूएनओ को मानते हैं, यूएनओ को और पावरफुल बनाना चाहते हैं, डब्ल्यूटीओ को मानते हैं, उसके नियम को और पावरफुल बनाना चाहते हैं कि सब, मतलब ये मेरे कहने का मतलब ये है कि उदारवादी जो है जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पीस कीपिंग पीस बिल्डिंग के लिए वर्ल्ड में बनाया गया है उसको ये मानते हैं, और ये मानते हैं कि ये संस्थाएँ जो है वो काम कर रही हैं, जबकि यथार्थवादी नहीं मानते हैं। उदारवादी, देखिए थोड़ा सा रिव्यू देते हैं आपको, उदारवाद क्या है। तो उदारवाद बेसिक डेफिनेशन ये है कि उदारवाद जो व्यक्ति को चिंतनशील मानता है, उदारवादी विचारधारा को चिंतनशील मानता है। उदारवाद ये सोचता है कि व्यक्ति जो चिंतनशील है और इसको फ्री छोड़ देना चाहिए, फ्री मार्केट की बात करता है, राइट टू लाइफ की बात है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, फ्री मार्केट की बात करता है, इस सब लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है। इसके 3 टाइप्स आप देख लिए, 3 टाइप्स के क्या क्या है उसके विशेषताएं देख लिए, इसमें जो कमेंट किया है वो देख लिए, साथ ही आप कुछ एडिशनल जानकारी भी दे दिए कि आप ये इंटरनेशनल संस्था को मानते हैं। ये रहा उदारवाद साथियों, आप इतना याद रखिए। और मैं बोल रहा हूँ कंसेप्ट में जो भी है, कंसेप्ट भी आपको याद रखना होगा जहाँ भी, क्योंकि आजकल क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं, जो अभी जून वाला एग्ज़ाम 18 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था 18 जून 2024 को, उसको कैंसिल करके जो 4 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें बहुत सारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, जैसे कि समाजवाद ऊपर लिख दिया, लोकतंत्र की विशेषताएं लिख दिया, नीचे दे दिया, उस तरह से आपको तो कंसेप्ट भी आपको क्लियर रखना होगा। हम हर टॉपिक को आधे आधे घंटे के लगभग वीडियो में कंप्लीट करके साथियों आप इसका नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। साथियों वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा साथियों। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।